हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिया और यहाँ आप मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज मैं बात करने जा रही हूँ हिस्ट्री ऑफ बिहार की हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये है हमारा भारत। और भारत में यहाँ है उत्तर प्रदेश के पास बिहार, और ये है हमारा बिहार। जैसा कि आपको पता है कि बिहार जो राज्य है ये यूपी से, इधर से और इधर से झारखंड के साथ, इधर से वेस्ट बंगाल और इधर से एक इंटरनेशनल सीमा साझा करता है नेपाल के साथ। और बिहार, आज का जो बिहार है वो पहले इतना छोटा नहीं था। आज जनसंख्या की अगर बात करें तो बिहार 3rd नंबर पे है, और अगर हम क्षेत्र वाइज देखें तो बिहार स्टेट्स में 12th नंबर पर है। इसी कारण बिहार की जो जनसंख्या घनत्व है वो बहुत ज़्यादा है। यानी अगर हम देखें तो जनसंख्या घनत्व जो बिहार का वो 1106 है, यानी 1106 है। जब हम प्राचीन बिहार की बात करते हैं, जो पहले हमारा बिहार था सन 2000 से पहले, तो ये जो हमारा बिहार था, यहाँ से झारखंड, उड़ीसा के कुछ क्षेत्र और वेस्ट बंगाल का कुछ क्षेत्र लेकर बना हुआ था। धीरे धीरे कई पॉलिटिकल ऐसे रीजंस आए जिनके कारण कि बिहार का टुकड़ा में बंटने लगा। बिहार छोटे छोटे टुकड़ों में बिहार बट गया, जिसमें सबसे पहले जो बिहार बटा वो बटा वेस्ट बंगाल से 1912 में, और आफ्टर दैट 1936 में बिहार झारखंड से अलग हुआ। 1936 में बिहार उड़ीसा से अलग हुआ, और तब हमारा जो बिहार का स्वरूप बच गया वो बच गया इतना, झारखंड के साथ। सन 2000 तक बिहार का यही स्वरूप रहा। सन 2000 में बिहार का 46.4% भाग लेकर झारखंड अलग राज्य बन गया 15 नवंबर 2000 को। और अब जो हमारे पास बिहार का जो हम वर्तमान स्वरूप देखते हैं वो बस इतना है कि बिहार अब स्टेट्स में 12th नंबर पे बन चुका है, छोटे नंबर स्टेट्स में। और ये है इतना सा बिहार, ये सब राज्य बिहार से अलग हो चुके हैं बाकी के। और ये जैसा अभी हमने आपको बताया कि बिहार का जो ये सीमा है ये वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। वेस्ट बंगाल के साथ बिहार के 3 जिले बॉर्डर बनाते हैं, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। इंटरनेशनल सीमा की अगर हम बात करें तो बिहार जो इंटरनेशनल सीमा बनाता है वो इसके साथ बनाता है, नेपाल के साथ। और नेपाल के साथ जो बिहार के कुछ ज़िले टच करते हैं या बॉर्डर बनाते हैं वो है वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। टोटल 7 ऐसे ज़िले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। फिर जब हम वेस्ट में जाते हैं तो वेस्ट में हम देखते हैं कि पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ये ज़िले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। डन। आफ्टर दैट हम देखेंगे कि झारखंड, जैसा कि हमें पता है कि बिहार के दक्षिण में, साउथ में झारखंड है, जो कि पहले बिहार का ही हिस्सा था। अब इस झारखंड के साथ बिहार का जो हिस्सा सीमा साझा करता है वो है रोहतास का कुछ एरिया। रोहतास ऐसा राज्य है जो कि बिहार के साथ भी झारखंड के साथ भी सीमा साझा करता है और यूपी के साथ भी, दोनों के साथ। तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, यहाँ तक का जो इलाका है वो झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। अब अगर हम बिहार के बारे में और अधिक जानकारी देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बिहार में कई ऐसी सभ्यताएं हैं जो फली फूली हैं। जब हम बात करें तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और इन सब का जो शुरुआत हुआ वो बिहार से ही हुआ। ये है वैशाली, यहाँ पे लिच्छवी गणराज्य है जो कि दुनिया में पहला गणतंत्र था। जैन धर्म, बौद्ध धर्म दोनों की जो शुरुआत हुई थी वो बिहार से ही हुई थी। दोनों के जो महावीर स्वामी थे उनका भी जन्म स्थान बिहार के ही जमुई माना जाता है, और जो गौतम बुद्ध थे वो भी बिहार के ही थे। और बिहार में जो प्राचीन इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो जरासंघ जो कि पहले शासक माने जाते हैं, इनके बारे में महाभारत में भी बात की गई है। लेकिन जो हर्यक वंश था ये बिहार में वास्तविक संस्थापक माना गया शासन का।
और बिंबिसार हुए हर्यक वंश के संस्थापक। इनका जो समय था वो था 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक। इनका बेटा आए अजातशत्रु। अजातशत्रु जो थे ये 492 से 460 तक रहे थे और इन्हीं के टाइम पे 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगति हुई थी। इनके बेटे हुए उदायन। उदायन जो थे इनको पाटलिपुत्र का संस्थापक कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा और सोन नदी के संगम पर इन्होंने ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। फिर जो हर्यक वंश के अंतिम शासक हुए वो हुए नागदशक। नागदशक को ही पराजित करके शिशुनाग ने नागवंश की स्थापना की। शिशुनाग के जो बेटे थे उनका नाम था कालाशोक। कालाशोक को ही दूसरी बौद्ध संगति इन्होंने करवाई थी 383 ईसा पूर्व में। और यही दूसरी बौद्ध संगति में ही जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में हीनयान और महायान में बट गया। कालाशोक के बाद जो संस्थापक आए वो थे नंद वंशीय शासक हुए महापद्म नंद। महापद्म नंद को उग्रसेन भी कहा जाता था। और उनके बेटे हुए घनानंद। घनानंद वही थे जिन्होंने चाणक्य को भरी दरबार में बेइज्जती की थी, जिसके बाद चाणक्य ने एक कसम खाई थी कि मैं तुमसे ऊंचा एक संस्थापक बना के दिखाऊंगा, एक नए वंश की स्थापना करूंगा। तो संस्थापक के रूप में उन्होंने किसे चुना? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? वो कौटिल्य के, चाणक्य के या विष्णुगुप्त उन्हीं के नाम थे, उनके शिष्य थे। उन्होंने ही, चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को बताया कि कैसे हम राज्य की स्थापना, हम कैसे एक शासक बन सकते हैं। वो उन्होंने उन्हें सिखाया और उन्हें एक कुशल मौर्य साम्राज्य की स्थापना भी करवाई। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो उनके बेटे हुए वो थे बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विशाख दत्त ने अपनी किताब मुद्रा राक्षस में बताई है। और यूनानी लेखक जो थे जस्टिन, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस भी कहा है। इनके बेटे हुए बिंदुसार। बिंदुसार के काल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था। कहा जाता है कि पहली बार इन्होंने अशोक को भेजा था। अशोक ने बिना शस्त्र के प्रयोग के इस विद्रोह को शांत करवा दिया था। दूसरी बार बिंदुसार ने अपने दूसरे पुत्र सुसीम को भेजा था। फिर जो मौर्य साम्राज्य के शासक बनते हैं वो बने महान सम्राट अशोक, चक्रवर्ती अशोक, कई नामों से इन्हें जाना जाता है। इनके कार्यकाल में ही तीसरी बौद्ध संगति आयोजित हुई थी 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में ही, जिसके कि मोगरीपुत्र तिस जो थे वो अध्यक्ष बने थे। और इसके बाद मौर्य साम्राज्य के बाद जो वंश आता है बिहार में, वो छोटे छोटे कई वंश आए, जैसे कि शुंग वंश आए। शुंग वंश जो थे पुष्यमित्र शुंग, वो मौर्य वंश के ही सेनापति थे। उन्होंने जो अंतिम मौर्य वंश के शासक हुए उनको हराकर शुंग वंश की स्थापना की। और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने ही 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। और ये एक ब्राह्मण शासक थे। पुष्यमित्र शुंग जो थे वो ब्राह्मण जाति के थे। उसके बाद कई छोटे छोटे वंश आए, लेकिन इनका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रहा। जैसे सातवाहन आए जिसके संस्थापक शिमुख थे। कुषाण वंश थे। हाँ, कुषाण वंश में कनिष्क जो थे ये इंपॉर्टेंट है। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में करवाई थी। इसके बाद जो आए वो हुए गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक हुए श्रीगुप्त। इनको महाराजाधिराज की उपाधि भी दी गई थी। और फिर आए इनके बेटे घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, ये सब आए। और फिर आए कुमारगुप्त, जिनको महेंद्रद्वितीय भी कहा जाता है। कुमारगुप्त वही थे गुप्त वंश के, ये वही शासक थे जिन्होंने की वर्ल्ड फेमस जो हमारे बिहार में है नालंदा महाविद्यालय, इसकी स्थापना की थी। और इनके बाद मुगल काल आ जाता है, मुगलों का काल आता है। मुगलों में जो आए तो जब 1539 में हुमायूं कोशिश किया, हुमायूं ने बिहार पर आक्रमण करने की। हालांकि इसने पहले भी कई कोशिश की थी, लेकिन 1539 में शेरशाह सूरी जो थे वो बिहार में एक मजबूत शासक के रूप में बन गए थे। इन्होंने 1539 ईस्वी में चौसा में युद्ध किया, जहाँ से हुमायूं को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। उसके बाद तो शेरशाह सूरी बिहार में बहुत बड़े सम्राट की तरह उभरे, शासक की तरह उभरे। इन्होंने ही शेरशाह सूरी मार्ग भी बना, इन्होंने ही ग्रैंड ट्रंक रोड जो है, जो 4 महानगरों को जोड़ती है, उसकी स्थापना की थी। और फिर यहाँ पे अकबर आए। अकबर ने बिहार को, बंगाल को एक सूबेदार सा बना दिया।
और फिर अकबरों के बाद जो मुग़ल काल ख़त्म होता है, उनके बाद मुग़ल के साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि मुग़ल के साथ या परवर्ती मुग़ल काल कह सकते हैं, क्योंकि जब औरंगज़ेब का टाइम ख़त्म हो गया उसके बाद से कोई ऐसे मजबूत मुग़ल शासक बचे नहीं। बहुत रहे, फ़र्रुखसियार वगैरह रहे, तो ये थोड़े कमज़ोर से ही थे। इन्होंने कूटनीतियाँ चली लेकिन वो कोई ऐसे सक्षम नहीं कहे जा सकते हैं। तो जो ब्रिटिश का शासनकाल था वो बढ़ता चला गया, ब्रिटिशों का वर्चस्व बढ़ता चला गया। गुप्त वंश के बाद कई छोटे छोटे शासक आए जिन्होंने बिहार पर शासन करने की कोशिश की और किया भी, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं हो पाए। गुप्त वंश के बाद कई छोटे छोटे शासक हुए जिन्होंने बिहार पे शासन किया था। फिर 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी आए। बख्तियार खिलजी ने बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतपुरी, विक्रमशिला सबको ध्वस्त कर दिया। ये जो बौद्ध के जो शिक्षक थे या जो एजुकेशन देते थे बौद्ध धर्म के बारे में, उनको, अनेक छात्रों को इन्होंने मारा, कईयों की हत्या की, कई अपने यहाँ से स्थान छोड़कर भाग भी गए थे। और उसके बाद जो बिहार में शासक बने वो हुए शेरशाह सूरी। जिस टाइम पे हुमायूं आए, हुमायूं कई बार बिहार पे आक्रमण किया हुमायूं ने, लेकिन 1539 में जो चौसा का युद्ध हुआ था उसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को खदेड़ दिया। ऐसा कह सकते कि हुमायूं दोबारा लौट कर बिहार आने के बारे में सोचा ही नहीं। शेरशाह सूरी एक मजबूत शासक था जिसके समय में बिहार में कई प्रोग्रेस भी हुए। ग्रांड ट्रंक रोड जो कि आज जीटी रोड के नाम से बहुत फेमस है, ये भी शेरशाह सूरी का ही बनवाया हुआ था। और शेरशाह सूरी का जो जन्म हुआ था वो सासाराम में हुआ था और आज भी वहाँ पे उनका मकबरा है जो कि एक टूरिज्म पैलेस भी बन चुका है। और उसके बाद जब हम बात करते हैं तो अकबर आए तो अकबर ने बिहार पर जीत हासिल की। 18वीं शताब्दी में जब इन्होंने बिहार पर जीत हासिल की तो इन्होंने बिहार को और बंगाल को एक संयुक्त प्रांत बनाया। ये जो संयुक्त प्रांत रहा इस पे फिर बंगाल वालों का ही दबदबा रहा। जो सरकारी जॉब्स वगैरह हुए इन सब से समझिए तो एक बिहार वालों का नाता ही टूट गया। बंगाली डॉक्टरी और इंजीनियरिंग में तो मोस्टली जो थे वो बंगाली ही होते थे। बिहारियों को बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी एजुकेशन के मामले में, कई मामले में बिहार के लोग पीछे रहने लगे थे। फिर 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ उसके बाद तो आपको पता ही है कि क्रांति हमारी विस्तृत रूप से होने लगी थी। और 1911 में जब जॉर्ज पंचम आए थे तो वहाँ पे ये बात की गई थी कि मतलब हमारी जो राजधानी है वो कलकत्ता की जगह दिल्ली हस्तांतरित कर दी जाए। और वहीं पे ये घोषणा की गई थी कि बिहार को 1912 में कलकत्ता से अलग करके एक प्रांत बनाया जाएगा। तो 1912 में बिहार जो है वो कलकत्ता से अलग हुआ है और 1936 में बिहार उड़ीसा से अलग हुआ और 2000 में बिहार झारखंड से अलग हुआ है। अब जो बिहार का स्वरूप है वो छोटा ही है, लेकिन बिहार अब एक स्वतंत्र राज्य बन गया है और इस पर किसी अन्य राज्य का वर्चस्व नहीं है। अगर अब हम 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें बिहार का बहुत बड़ा रोल था। बिहार के कई ऐसे नेता थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। और जैसे कि 1857 की जो क्रांति थी वो जिस टाइम पे स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे अंग्रेज़ों को भारत से भगाने के लिए हिंदू और मुसलमान ने मिलकर कदम बढ़ाया था। मंगल पांडे की बहादुरी ने सारे देश के विप्लव मचा दिया था। बिहार के दानापुर रेजिमेंट में बंगाल के बैरकपुर और रामगढ़ के सिपाहियों ने बगावत कर दी थी। मेरठ, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी और दिल्ली में भी आग भड़क उठी थी। ऐसी हालत में जो बिहार के जगदीशपुर के एक 80 साल के बुजुर्ग थे उन्होंने क्या किया, वीर कुंवर सिंह उनका नाम था, उन्होंने बिहार में भारतीय सैनिकों का नेतृत्व संभाला था। और जब भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की पहली लड़ाई चल रही थी उस टाइम पे इन्होंने एक नौजवान नेता की तरह कार्य किया था। और बिहार में जो प्रमुख मुस्लिम क्रांतिकारी थे पीर अली खान, ये गरीब बुक बाइंडर थे जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के बीच महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं, पुस्तिकाएं और संदेशों को गुप्त रूप से वितरित करने का भी काम किया था, जिसकी सज़ा में उन्हें तत्कालीन पटना के जो कमिश्नर थे विलियम टेलर, उनके द्वारा सार्वजनिक स्थान पर फांसी दे दी गई थी। इस तरह से कई ऐसे हुए समय आया जब बिहार का महत्वपूर्ण योगदान रहा। हालांकि आज जो है वो बिहार को बिल्कुल कई राज्य वाले लोग ऐसे हैं या कई लोग ऐसे हैं जो हीन दृष्टि से देखते हैं, लेकिन बिहार का जो इतिहास है बहुत ही महान रहा था।
महात्मा गांधी का जो भारत में पहला सत्याग्रह थी या सत्याग्रह की भूमि कही जाती है वो भी बिहार का ही चंपारण था। और इसी के बाद महात्मा गांधी का भारत में मतलब लोग बढ़ते गए, उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। तो बिहार में 1917 में गांधी जी के सत्याग्रह का भी अहम रोल रहा था। जब हम बात करते हैं 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें भी बिहार का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। कि जुलाई 1942 को कांग्रेस की जो कार्य समिति की बैठक हुई थी उसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव लाया गया था। और इस प्रस्ताव में गांधी जी ने जनता को करो या मरो का मूल मंत्र भी दिया था और यह कहा था कि हम देश को चित्तरंजन दास्ता की बेड़ियों में बंधे हुए देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। 8 और 9 अगस्त को स्वतंत्रता सेनानी नेताओं को कई को गिरफ्तार कर लिया गया था। राजेंद्र प्रसाद थे, इनको पटना में ही नज़रबंद कर दिया गया था, वही पटना जो आज बिहार की राजधानी है। और सैकड़ों नेताओं को गिरफ्तार करने से जनता जो थी वो नेतृत्वहीन हो चुकी थी। इसीलिए कई बार ये भी कहा जाता था कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो थी वो नेतृत्वहीन थे, क्योंकि बड़े बड़े जितने भी नेता थे सबको अंग्रेज़ों ने पहले ही नज़रबंद कर दिया था। और 11 अगस्त 1942 को बिहार में एक सचिवालय के सामने 7 छात्र ऐसे थे जिन्होंने कि झंडा फहराने की, तिरंगा लहराने की कोशिश की थी। और जिलाधिकारी जो थे उनके आदेश पर पुलिस ने गोली चला दी और 7 छात्र मारे गए। आज भी इनका बिल्कुल वैसे ही मूर्ति बना हुआ है पटना के सचिवालय में। कभी अगर आपको मौका मिले आप जाएं तो इसे ज़रूर देखें आप। और जयप्रकाश नारायण, इनको हजारीबाग के जेल में श्याम नंदन मिश्र, योगेंद्र शुक्ला, इन सबको वहाँ डाल दिया गया था। और लोहिया, ये सब कई ऐसे नेता थे जिन्होंने कि भारत को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बिहार के ही थे राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। जब हम आज़ादी के बाद की बात करते हैं तो श्री कृष्ण सिन्हा जो थे, ये आपको पता ही है कि बिहार में मुख्यमंत्री बने थे पहले। ये कांग्रेसी नेता थे। और गैर कांग्रेसी नेता जो बिहार के बने वो थे कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर पहले गैर कांग्रेसी नेता बने थे बिहार में। और बिहार में एक आंदोलन हुआ था जो कि छात्र आंदोलन हुआ था। इसका नेतृत्व जेपी ने किया था। और इस आंदोलन में कई ऐसे राजनेताओं को जन्म दिया था जो कि आज बिहार की सत्ता पर बैठे हुए हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, जिनका कि अब मृत्यु हो चुकी है, जो कि अब नहीं रहे हमारे बीच। और इन्हीं के बीच अभी बिहार की जो है सत्ता घूम रही है। इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द बिहार की सत्ता घूम रही है। और आज़ादी के बाद अगर हम बात करें तो बिहार के राजनीतिक इतिहास पर नज़र जब हम दौड़ाते हैं तो ये 3 चरणों में हम बांट सकते हैं इसको। एक तो 1947 1967 तक, दूसरा 1967 से 1990 तक, और तीसरा 1990 के बाद आज तक। जब हम इसके पहले चरण की बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ कांग्रेस का ही वर्चस्व चल रहा था और कांग्रेस के ही नेता मुख्यमंत्री बनते थे। हालांकि आज़ादी से पहले जो सीएम का पोस्ट था उसको प्रधानमंत्री कहा जाता था। और जब कांग्रेस के टाइम पर क्या था कि ऊंची जाति की ही सत्ता होती थी। और जब दूसरा चरण आया जो 1967 के बाद आया उसको संक्रमण काल कहा गया। इसलिए कहा गया क्योंकि इस टाइम पे एक तो कांग्रेस नेता बने ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था, उसमें भी गिरावट आई। प्लस जो ऊंचे तबके के जो जाति के लोग थे उनका भी वर्चस्व या प्रभुत्व जो भी कहें आप, उसमें कमी आने लगी थी। तीसरा चरण जो हुआ वो 1990 से अब तक का है। और अब तक तो आपको पता ही है कि 1990 के बाद लालू प्रसाद यादव बने, उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को भी बनाया। फिर जब चारा घोटाला हुआ तो वो उसके बाद नहीं बने। उसके बाद जो सीएम बनने लगे वो कंटिन्यू नीतीश कुमार ही बन रहे हैं, अभी भी उन्हीं की सरकार है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।